चलिए हमने आज फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है। अच्छा इसमें ना स्टार्ट में देखो वर्ड लिखा हुआ है फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या मतलब है फार्मेकोकाइनेटिक्स का? ये बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो है। गुड। एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। और फार्मेकोडायनेमिक का क्या मतलब होता है? एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। ठीक है। डायनेमिक के डी से याद रखना है कि डी फॉर ड्रग, ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर होगा तो वो है फार्मेकोडायनेमिक। और अगर फार्मेकोकाइनेटिक की बात करें तो एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। अच्छा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? उसमें भी यही दोनों ऑप्शन आएंगे। अगर आपने देखना है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, तो उसमें फार्मेकोकाइनेटिक भी देखेंगे आप और फार्मेकोडायनामिक भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो हमने कवर करनी है। बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? इसे आप एफ से शो करें। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है जो आप एडमिनिस्टर करते हो ड्रग, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में जितनी पहुंचेगी उसे आप कहते हैं उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी। और क्वेश्चन आता है वैसे इसका, वो डेफिनेशन के बारे में भी पूछते हैं। और दूसरा ये पूछते हैं कि मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी कौन से रूट से हम गेन कर सकते हैं, तो वो कौन सा है? फॉर आईवी। ठीक, आईवी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को बीडी से आपने शो करना है। थियोरेटिकल वॉल्यूम occupied by total amount of drug in the body relative to its plasma concentration। मतलब क्या है इसका? कि टोटल जितनी भी ड्रग आपकी बॉडी में है वो डिवाइडेड बाय जितनी प्लाज्मा के अंदर उस ड्रग की कंसंट्रेशन है वो, इसे आप क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस शो कराता है आपका प्लाज्मा कितना क्लियर हो चुका है किसी भी ड्रग से पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका ये फार्मूला आपने याद रखना है क्लियरेंस का। क्लियरेंस में क्या है? रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये क्या है? आपकी क्लियरेंस है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है कि जितनी भी ड्रग आपने बॉडी के अंदर एंटर की है वो कितने टाइम के अंदर उस ड्रग का 50% रिमेनिंग रह जाता है, वो उसकी हाफ लाइफ है। मतलब अगर आपने 100% एंटर की है बॉडी में, ठीक है, अब जो 50% रह जाएगी वो उसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट यही 50% से 25% जब रह जाएगी उसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी। फिर इसी 25% का हाफ मतलब 12.5% वो उसकी थर्ड हाफ लाइफ होगी। और फोर्थ हाफ लाइफ कौन सी होगी? 12.5 का हाफ, 6.25। मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की है आपने ड्रग की उसकी हाफ, वो उसकी हाफ लाइफ होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में a drug infused to a constant rate take 4 to 5 half life to reach the steady state। स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए 4 से 5 हाफ लाइफ वो गुजारेगी। उसके बाद वो जो कंसंट्रेशन आपको मिलेगी वो क्या है? आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अच्छा, हाफ लाइफ यहाँ पे सिर्फ एक तो डेफिनेशन का पूछते हैं और दूसरा कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनकी हाफ लाइफ का पूछते हैं। जैसे डोपामीन है उसकी हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ में मतलब अगर आपने टू द पॉइंट याद रखना है तो इतना याद रखो कि क्लियरेंस ऑफ जो ड्रग है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी हाफ लाइफ पे, हाफ लाइफ इन प्लाज्मा ऑफ द ड्रग पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किसकी होती है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है? तो वो है कैटेकोलामीन। एक नमोनिक है इसके लिए हाफ लाइफ के लिए। कैटरकोलामीन हार्मोन है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सही है। कैट लेफ्टिन और जी रैक। नमोनिक एक लिखो, कैट जी रैक। ठीक है। ये तरतीब से आपको बताएगी कि कौन कौन सा चीज है जिसकी हाफ लाइफ क्या है।
सबसे पहले कैट से याद रखो कैटाकोलामीन। कैटाकोलामीन की हाफ लाइफ है हमारे पास 1 to 2 मिनट। उसके बाद है जी। जी से है जीएनआरएच। जीएनआरएच की है हमारे पास 2 to 4 मिनट। फिर है हमारे पास आर। आर से है रेनिन। रेनिन की हाफ लाइफ है 10 to 15 मिनट्स। फिर है ए। ए से क्या है? एल्डोस्टिरॉन। एल्डोस्टिरॉन की हाफ लाइफ कितना है? 20 मिनट्स। और आखिर में आता है आपके पास कॉर्टिकोस्टीरॉन। कार्टिकोस्टीरॉन की हाफ लाइफ कितना है? 60 to 90 मिनट। ये सारे इस निमोनिक से ना आपको तरतीब से याद रहेंगे, कैट जी रैक। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास है ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो लिपोफिलिक ड्रग है, दो तरह की होती है। एक लिपोफिलिक ड्रग होती है, एक होती है हमारे पास पोलर या वाटर सॉल्युबल ड्रग। जो लिपोफिलिक ड्रग है, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंटली साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट है। इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। कौन सी तीन चीजें? हूर, HOR। एच से हाइड्रोलिसिस, O से ऑक्सीडेशन, R से रिडक्शन। ये तीनों चीजें इसमें पॉसिबल है। उन सबसे क्या होगा? स्लाइटली पोलर मेटाबोलाइट एक्टिव और इनएक्टिव और रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स बनते हैं। जबकि जो पोलर ड्रग है वो है फेज 2 रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स का। ठीक है, उसमें क्या आएगा? मैग्स, MAGS, मैग्स। एम से क्या है? मिथाइलेशन। ए से है एसिटाइलेशन। जी से ग्लूक्रोनिडेशन। और एस से क्या है? सल्फेशन। इन सब तरीकों से क्या होगा? वेरी पोलर या फिर हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट एक्सेप्ट एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट। उसके बाद क्या होगा? इनकी एक्सक्रीशन होगी। इनकी एक्सक्रीशन कैसे होगी? या तो सीरम से, जैसे यूरिन और स्वेट, या फिर बाइल जैसे स्टूल के जरिए पास हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ फेज 2 रिएक्शंस होते हैं। कौन से फेज 2 रिएक्शंस आ सकते हैं? एक तो मिथाइलेशन हो सकती है, ग्लूक्रोनाइडेशन हो सकती है, एसिटाइलेशन हो सकती है, उसके बाद सल्फेशन हो सकती है। फिर इनका एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन कैसे होगी? या तो यूरिन से होगी, या स्वेट से होगी, या फिर बाइल में स्टोल के जरिए होगी। लेकिन अगर फेज 1 रिएक्शन के बारे में पूछे तो फेज 1 रिएक्शन में साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट है ये, और उसमें हूर होती है। एच से हाइड्रोलिसिस, O से ऑक्सीडेशन, R से रिडक्शन। उन सारे ड्रग्स की या तो रिडक्शन होगी, या ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोलिसिस। अच्छा नेक्स्ट देखो पीके। पीके क्या है? वो पीएच जिसके ऊपर ड्रग या तो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, जो भी है, उसने 50% आयोनाइज्ड होना है और 50% नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहना है। pKa रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड और बेस। अच्छा उसके बाद है एफिकेसी। एफिकेसी क्या होती है बच्चों? हाँ, कोई भी ड्रग जिसका इफेक्ट कितना आ रहा है, मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। ठीक है, एफिकेसी क्या है? एक ड्रग कितना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं वी मैक्स से। अगर वी मैक्स ज्यादा है तो एफिकेसी भी ज्यादा है। अच्छा, एफिकेसी को ड्रग का ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो इंक्रीज कर सकता है, मतलब एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या सिनर्जेस्टिक इफेक्ट? हाँ, तो सिनर्जेस्टिक इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, और दूसरा आपके एगोनिस्ट, जो फुल एगोनिस्ट होते हैं वो भी एफिकेसी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। उसके बाद है पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? हाँ, डोज एडजस्टमेंट में जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपको जरूरत होती है वो उस ड्रग की पोटेंसी शो कराती है। अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड फॉर अ गिवन इफेक्ट, मतलब हमें जितना इफेक्ट चाहिए उसके लिए जितनी डोज जरूरत है वो उस ड्रग की क्या है? पोटेंसी है। अगर हो गई है लेफ्ट शिफ्टिंग तो उसमें क्या हो जाएगी? एफिकेसी भी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज ड्रग नीडेड। ड्रग उतना ज्यादा हमें कम चाहिए।
अपने इफेक्ट को शो कराने के लिए। अच्छा, उसके बाद है आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स, ये कई बार आया हुआ है। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता क्या है? मेजरमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी को आप कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, इसे शो कराया हुआ है TD50 ओवर ED50। क्या है ये? मीडियन टॉक्सिक डोज ओवर मीडियन इफेक्टिव डोज। थेराप्यूटिक विंडो, range of the drug concentration that can safely and effectively treat the disease, उसे आप क्या कहते हैं? विंडो रेंज। अच्छा, इसका ना विंडो रेंज के साथ भी एक सिनेरियो आता है, डोज के साथ भी एक सिनेरियो आता है। आम लफ्जों में अगर कहें थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, तो ये रेशो है ऑफ द डोज जो प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक इफेक्ट टू द डोज जो प्रोड्यूस कर रही है डिजायरेबल क्लिनिकल इफेक्ट। इसे आप कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। जितना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ड्रग की सेफ्टी होगी। मतलब इसका क्या है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग को शो करा रही है। और उसके बाद जो विंडो है, विंडो क्या है? वो रेंज है बिटवीन द मिनिमल क्लिनिकल इफेक्ट एंड मैक्सिमम टॉक्सिक इफेक्ट, उस दोनों के दरमियान की रेंज को आप कह रहे हैं थेराप्यूटिक विंडो। अच्छा, प्रो बैंड क्या होता है? सुना है ये वर्ड कभी, प्रो बैंड? क्या हुआ बच्चों, बताओ प्रो बैंड क्या होता है? पता नहीं, मैं मुझे तो नहीं मतलब कंफ्यूज। अच्छा, किसी भी फैमिली में जो पहला पर्सन इफेक्टेड होके किसी भी डिजीज के साथ इफेक्टेड होके डॉक्टर के पास आता है उसे आप कह रहे होते हैं प्रो बैंड। अब देखो यहाँ पे ड्रग के इफेक्ट है, एडिक्टिव और परमिसिव, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सिनर्जेस्टिक, देखो सिनर्जेस्टिक का क्या होता है कि दो ड्रग आपस में मिलके एक दूसरे को काम को मजीद इनहेंस कर देती हैं, हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो है हमारे पास सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी टुगेदर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब अलहदा अलहदा अगर वो ड्रग लें तो उनका इफेक्ट उससे ज्यादा होगा जब वो दो मिल के काम कर रही हैं। तो इसके एग्जांपल उन्होंने क्या दिया? क्लोपिडोग्रेल विद द एस्पिरिन। ठीक है, उसके बाद है पोटेंशिएशन। इसमें क्या हो रहा है? पोटेंशिएशन के अंदर सिनर्जेस्टिक इफेक्ट की तरह ही ये काम करी है, लेकिन एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर रही होती है, इनहांस कर रही होती है, सिमिलर टू सिनर्जिज्म। बट ड्रग बी विद नो थेराप्यूटिक एक्शन, उसका अपना कोई काम नहीं है लेकिन उसने ड्रग ए के काम को इनहांस करना है। इसे ऐसे याद रखो, आटे में नमक की तरह। खाली नमक का कोई काम नहीं है, खाली नमक चख के आपने क्या करना है, लेकिन जब आप उसे आटे में डाल के रोटी बनाते हो तो उसका क्या होता है? जायका अच्छा हो जाता है। बस ये है पोटेंशिएशन। ठीक है, इसमें क्या है? कार्बिडोपा ओनली ब्लॉक enzyme to prevent the peripheral conversion of levodopa। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है? एक्शन को रिवर्स कर रहा होता है ना। इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी टुगेदर इज लेस देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो उसमें क्या आता है? मॉर्फिन विद द नैलोक्सोन। उसके बाद है टेकिफाइलेक्सिस। टेकिफाइलेक्सिस में क्या है? ये इसकी डेफिनेशन आती होती है टेकिफाइलेक्सिस की: acute decrease in response of a drug आफ्टर इनिशियल या रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी बार आप एक ड्रग देते जाओगे उतना ही ज्यादा उसका रिस्पॉन्स कम होता जाएगा, रिपीटेड यूज की वजह से। ठीक है, रिपीटेड यूज ऑफ इंट्रानेजल डिकंजेसेंट, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आएगा, या फिर रीबाउंड कंजेशन भी हो सकती है। ये टिकिफाइलेक्सिस डाउन रेगुलेशन है। एज सच डाउन आप, रेगुलेशन की तरह क्या इसका कंसेप्ट कंसेप्ट है कि नहीं नहीं, एज सच आप उसे डाउन रेगुलेशन नहीं कह सकते, हाँ डिपेंडेंस कह सकते हैं। टॉलरेंस के टॉलरेंस। डिपेंडेंस कह सकते हैं कि इसमें ना टॉलरेंस आपकी डिक्रीज होती जाती है, जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करते जाओगे उतना टॉलरेंस इसकी डिक्रीज होती जाएगी। यूं आप कह सकते हो, डाउन रेगुलेशन नहीं कह सकते।
अच्छा, ये एक फार्मूला है, डीपी इज विंडो रेंज। डिपेंडेंस जो है वो क्या शो कराती है? पोटेंसी को शो कराती है। इंडेक्स जो है वो सेफ्टी को शो कराता है। विंडो जो है थेराप्यूटिक विंडो, वो किसे शो कराती है? थेराप्यूटिक रेंज को शो कराती है। तो इसे लिख लो, डीपी इज विंडो रेंज। मैम ये पेड़ बता किया है इसकी डीपी जो डीपी है ना, डीपी इसमें है डोज। जितनी डोज आप दोगे वो क्या है? उसकी पोटेंसी को शो कराती है। डोज शो कराएगी पोटेंसी कितनी है। इंडेक्स शो कराता है कि सेफ्टी कितनी है। और विंडो शो कराती है कि उसकी रेंज कितनी है। ये इसके सिनेरियोस आए हुए हैं आपके उसमें रफी में। जब वो पढ़ोगे ना तो वो ऊपर नीचे बकायदा दिया भी हुआ है, विंडो और रेंजेस और इस सब का। तो वहां पे ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। बस इसे याद रखो, आपका ये 3-4 एमसीक्यू इकट्ठे हल हो जाएंगे। अच्छा, खैर आगे देखो। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स के बारे में बताया हुआ है। दो तरह के होते हैं ना हमारे, पैरासिम्पथेटिक हैं और दूसरा सिंपथेटिक है। जो पैरासिम्पथेटिक है उसमें दोनों एसिटाइल कोलिन है, प्री गैंग्लियोनिक भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी। ये हुए हमारे प्री गैंग्लियोनिक, इसमें भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है इसमें भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। जबकि जो आपके सिंपथेटिक है, सिंपथेटिक में दो तरह के होते हैं, एक है प्री गैंग्लियोनिक, एक है पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक में क्या रिलीज हो रहा है? सब में एसिटाइल कोलिन ही रिलीज हो रहा है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में इनमें फर्क आ जाता है। बाकी सब में नॉरएपिनेफ्रिन है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के अंदर क्या है हमारे पास? पोस्ट गैंग्लियोनिक स्वेट ग्लैंड के अंदर जो है वो एसिटाइल कोलिन है। बाकी सब में क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन है। और जो सोमैटिक है, सोमैटिक के अंदर भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है। अब यहाँ पे आपने ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है, SK18 का क्वेश्चन है ये आपका। pelvic splanchnic nerve and cranial nerve 3, 7, 9, 10, ये क्या है? ये है पार्ट ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये एज इट इज स्टेटमेंट आई हुई है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है। तो कौन सी है? 3, 7, 9 एंड 10। अच्छा, एड्रीनल मेडुला इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय, कौन इनर्वेट करता है? बाय प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। ये आपका दूसरा एमसीक्यू है। स्वेट ग्लैंड आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक पाथवे का, बट इनर्वेटेड बाय, लेकिन इनर्वेट कौन करता है उसे? एसिटाइल कोलिन फाइबर। ये आपका तीसरा एमसीक्यू है। ये तीनों एमसीक्यू आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन। दो तरह के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हैं, एक है निकोटीनिक, एक है मस्करीनिक। ठीक है। जो निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हैं वो कौन से होते हैं? लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं। ये आपका एमसीक्यू है। निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर लाइगेंड गेटेड चैनल। ठीक है। अलाइंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को बाहर निकालेंगे, सोडियम को अंदर लेके आएंगे, और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है हमारे पास? कैल्शियम भी होता है। अब ये जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये इनकी दो सब टाइप है, एक एन एन है और एक एन एम है। जो एन एन है वो कहाँ पे होंगे? ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रीनल मेडुला के अंदर। जो एन एम है न्यूरोमस्कुलर, वो कहाँ पे होते हैं? वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आफ्टर स्केलेटल मसल के अंदर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मस्करेनिक। जो मस्करेनिक रिसेप्टर हैं वो किसके साथ होते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, दैट आर यूजुअली एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर। अब ये पूरा आपका एमसीक्यू है। जी प्रोटीन के साथ कौन एक्ट करेगा? मस्करेनिक एसिटाइल कोलिन। कैसे एक्ट करते हैं? थ्रू द सेकंड मैसेंजर सिस्टम। अब इसकी 5 सब टाइप है। कौन कौन सी 5 सब टाइप है? M1 से M5 तक, जो कि कहाँ पे होंगे? हार्ट में होंगे, स्मूथ मसल में होंगे, ब्रेन में होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड में होंगे, और कुछ स्वेट ग्लैंड में होंगे। अब यहाँ पे ना ये लिख लो, अल्फा 1 इज फॉर कंस्ट्रिक्शन,
Alpha 2 for inhibition, beta 1 for heart, beta 2 for relaxation. ये कैसे है आगे मैं आपको समझाती हूँ। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि एक एमसीक्यू आता है कि हार्ट में और यूट्रस के अंदर कौन से ये सब टाइप्स मौजूद होती हैं, तो उसमें आंसर आता है आपका बीटा 1 एंड बीटा 2। नेक्स्ट है हमारे पास मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो इनहिबिशन करते हैं M3 रिसेप्टर की। ये देखो यहाँ पे पड़ा है ये M3 रिसेप्टर, ठीक है, इसकी इनहिबिशन करेंगे। अब ये M3 रिसेप्टर ने क्या करना है, रिलैक्सेशन करना है डेट्रोसिस मसल ऑफ द स्मूथ मसल को। ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी। और इसे आप क्या किस में देते हो, ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जैसे बच्चे जो हैं वो बार बार बेड वेट कर देते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कौन सी ड्रग दे रहे होते हो, ऑक्सीब्यूटेनिन दे रहे होते हो, ठीक है। अब इस ऑक्सीब्यूटेनिन का क्या काम है, इसने M3 रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट करना है और वहां पे डेट्रोसिस मसल को रिलैक्स कर देना है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी डेट्रोसिस मसल की ओवर एक्टिविटी। दूसरे मस्करीनिक एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट का क्या काम है, उन्होंने इसी M3 रिसेप्टर के ऊपर पॉजिटिवली एक्ट करना है, मतलब कंट्रैक्शन करना है इस मसल की, डेट्रोसिस मसल की कंट्रैक्शन करेंगे। उससे क्या होगा, ब्लैडर एम्पटिंग को आप इंक्रीज करते हो। जैसे यूरिनरी रिटेंशन है उसमें आप ये ट्रीटमेंट दे रहे होते हो, मस्करेनिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपैथेटिकोमाइमेटिक। सिंपैथेटिकोमाइमेटिक क्या होता है, इसमें बीटा 3 रिसेप्टर के ऊपर इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। उन्होंने क्या करना है, ये रहे आपके बीटा 3 रिसेप्टर, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे रिलैक्सेशन कर देनी है डेट्रोसिस मसल की, और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में ये ट्रीटमेंट आप देते हो। और मशहूर जमाना ये है टेम्सिलोसिन। ये क्या करते हैं, इसे आप बीपीएच की ट्रीटमेंट में दे रहे होते हो। ये है अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर ने क्या करना है, यहाँ पे ये पड़े हैं रिसेप्टर इसके, अल्फा 1 ब्लॉकर के, अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है, अल्फा 1 के उन्होंने इसे जाके ब्लॉक कर देना है। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल करनी है, ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट की रिलैक्सेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये आप ट्रीटमेंट देते हो बीपीएच में। अच्छा, वो जो मैंने कराया था आपको, अल्फा 1 फॉर कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2 फॉर इनहिबिशन, बीटा 1 फॉर हार्ट, बीटा 2 फॉर रिलैक्सेशन, वो यहाँ पे कॉमन है। अल्फा 1 फॉर कंस्ट्रिक्शन, तो ये देखो क्या करा रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, स्मूथ मसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, स्मूथ मसल के अंदर भी वेजो कंस्ट्रिक्शन और स्मूथ मसल की भी कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद है अल्फा 2। अल्फा 2 क्या करा रहा है, ये होता कहाँ पे है, पैंक्रियाज में होगा, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में होगा और सिलेवरी ग्लैंड के अंदर होगा। अब अल्फा 2 फॉर इनहिबिशन था, तो क्या करेगा, इसका सारा इनहिबिटरी इफेक्ट है। इनहिबिटरी इफेक्ट पैंक्रियाज में है तो इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे है तो इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, और अगर सिलेवरी ग्लैंड में है तो इनहिबिशन ऑफ सिलेवरी सेक्रीशन करेगा। उसके बाद है बीटा 1। तो मैंने क्या कहा था, बीटा 1 फॉर हार्ट। अब याद रखो, हार्ट एंड किडनी इन दोनों में, ये सॉलिड ऑर्गन है ना हार्ट एंड किडनी, ठीक है, इन दोनों में क्या है, बीटा 1 है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हार्ट रेट और हार्ट की कंट्रेक्टाइलिटी को। और किडनी के अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेनिन सेक्रीशन को। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा 2। बीटा 2 क्या कहा था मैंने, बीटा 2 फॉर बीटा टैक्सेशन, वेरी गुड, रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन, जब ब्रोंक्यूल्स के अंदर रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन नहीं होगी, तो ये देखो ब्रोंको डायलेशन हो रही है, ठीक है। कार्डिक मसल में अगर है तो क्या करेगा, रिलैक्स, जब कार्डिक मसल आपका रिलैक्स होता है तो क्या होता है, इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी एंड कंट्रेक्टिलिटी होगा। अगर लीवर के अंदर है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज रिलीज। साथ में आर्टीरियल स्मूथ मसल, उसमें भी वेजोडाइलेशन करेगा, पैंक्रियाज में स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज करेगा। अब एक्सेप्शन जो है, बाकी ये सब तो आपको उस निमोनिक से याद होगा। एक्स्ट्रा चीज आपने ये B3 याद रखनी है, ये किस में होती है, एडिपोज टिश्यू में, और क्या करती है, इंक्रीज लिपोलाइसिस करेगी। आगे ये जी प्रोटीन के बारे में बताया हुआ है, लिंक सेकंड मैसेंजर के इनके कौन कौन से होते हैं। जो अल्फा 1 है वो कहाँ पे है, वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं मस्कुलर स्मूथ मसल कंट्रेक्शन को, प्यूपिलरी डायलेटरी मसल की कंट्रेक्शन, मतलब मिड रिएसिस काज कर रहे हैं, प्यूपल
डायलेटरी मसल की कंट्रेक्शन होने की वजह से, और इंक्रीज हो रहा है आपका इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर स्फिंक्टर मसल कंट्रेक्शन। अच्छा, इसे पूरे पूरे को रट्टा नहीं मारना, बस वही जो निमोनिया आपको बताया ना उसी से ये चीजें हल हो जाएंगी। बीटा टू देखो क्या कर रहा है, वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, लिपोलाइसिस इंक्रीज कर रहा है, इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है यूट्राइन टोन को। बीटा टू कहाँ पे था, यूट्रस के अंदर, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यूट्राइन टोन को, इसे देख लो, टोकोलाइसिस, ठीक है। इंक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, और इंक्रीज कर रहा है सेलुलर पोटेशियम अपटेक को। बी थ्री क्या कर रहा था, लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर रहा था। अच्छा, M1 M2 M3, M1 कहाँ पे है, ये मीडिएट करता है हायर कॉग्निटिव फंक्शन और स्टिमुलेट करता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम को। M2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को और कंट्रेक्टिलिटी ऑफ एट्रिया कर रहा है, जबकि M3 इंक्रीज कर रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को, गट पेरिस्टालसिस को, और ब्लैडर कंट्रेक्शन को। अच्छा, ये बस एक दफा रीड दे लेना, काफी है मेरे ख्याल में। H1 हिस्टामिन, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को, एयरवे म्यूकस प्रोटेक्शन को, और इंक्रीज करता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी को, जबकि H2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को। अब वेसोप्रेशन का V1 रिसेप्टर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वेस्कुलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को, जबकि V2 क्या कर रहा है, इंक्रीज H2O परमिएबिलिटी एंड रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे कुछ ना एगोनिस्ट का बताया हुआ है, इनडायरेक्ट एगोनिस्ट जो है। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, डोनिपाजिल और राइबोस्टिकमिन और ग्लेंटामिन, ये क्या करें, इंक्रीज करें एसिटाइल कोलिन को, ये है फर्स्ट लाइन फॉर द अल्जाइमर डिजीज। नियोस्टिकमिन ने क्या करना है, इंक्रीज करना है एसिटाइल कोलिन को, नियो मतलब सीएनएस, ठीक है, नियो नो सीएनएस, कोई पेनिट्रेशन नहीं है इसकी सीएनएस में ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी कोई सीएनएस के अंदर पेनिट्रेशन नहीं है। आप इसे क्या कर रहे हो, पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोजेनिक इलनेस एंड यूरिनरी रिटेंशन माइसीनिया ग्रेविस रिवर्सल आफ्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज करता है ये पोस्ट ऑपरेटिवली। नेक्स्ट है पायरिडोस्टिगमिन ने क्या करना है, इंक्रीज करना है एसिटाइलकोलिन को और इंक्रीज करता है मसल स्ट्रेंथ को, डज नॉट पेनिट्रेट, ये भी सीएनएस में पेनिट्रेट नहीं करता। अब देखो, पायरिडो भी नहीं कर रहा और नियोस्टिगमिन भी नहीं कर रहा। फाइजोस्टिगमिन देखो, फाइजोस्टिगमिन क्या है, इंक्रीज करती है एसिटाइलकोलिन, फ्रीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को फ्रीली क्रॉस करती है, तो ये है फाइजोस्टिगमिन। अच्छा, नेक्स्ट है एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, ऑफन ड्यू टू ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट एसिटाइल कोलिन। अब इसमें मस्करेनिक इफेक्ट कौन से आते हैं, डम्बलेस इसके इफेक्ट आते हैं। डी से क्या है, डायरिया, यू से यूरिनेशन, एम से है मायोसिस, बी से ब्रोंकोस्पाज्म, दूसरे बी से क्या है हमारे पास, ब्रेडिकार्डिया, ई से इमेसिस, एल से लैक्रिमेशन, एस से स्वेटिंग और एक्स से स्लाइवेशन, ठीक है। ये क्या करता है, रिवर्स बाय एट्रोपिन अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब इन सारे सिम्टम को कौन रिवर्स कर रहा है, एट्रोपिन। अब पूछते हैं कि इसका एंटीडोट कौन सा है, तो क्या है, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करते हैं, ये सिम्टम रिवर्सल है, एक्चुअल एंटीडोट नहीं है, सिम्टम रिवर्सल के लिए आप एट्रोपिन दे रहे होते हो। और कितनी डोज देते हो एट्रोपिन की, 2 mg है, ये बनता है 1 cc। तो ये जो है ना, आप हर 10 मिनट के वक्फे के बाद देख रहे हो, दे रहे होते हो, और तब तक देते हो जब का प्यूपिल डायलेशन नहीं हो जाती। अच्छा, नेक्स्ट है निकोटिनिक इफेक्ट। निकोटिनिक इफेक्ट में क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज मैकेनिज्म सिमिलर टू सक्सिनाइल कोलिन। इसका काम सक्सिनाइल कोलिन के काम के बराबर है, ठीक है। अब उसमें क्या है, रिवर्स्ड बाय pralidoxamine regenerate acetylcholine via dephosphorylation if given earlier. Must be co-administered with the atropine to prevent the transient worsen of the symptom. Atropine के साथ आपने लेना है। Pralidoxine does not cross the blood-brain barrier. अगर एक्चुअल इसकी पूछे एंटीडोट, वो यही है प्रालिडॉक्साइन, लेकिन सिम्टम रिवर्सल के लिए पूछें तो वो क्या है आपका, एट्रोपिन है। इन दोनों में ये फर्क है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एट्रोपिन, मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट। उसमें क्या है, एट्रोपिन आता है और टोपिकामाइड, ये क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट आई और प्रोड्यूस करते हैं मिड्रिएसिस एंड साइक्लोप्लेजिया। हाइयोसामाइन और डाइसाइक्लोमाइन, इसका ऑर्गन सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है, जीआई ट्रैक के ऊपर। हाइयोसिन हम किस में दे रहे होते हैं, पेट दर्द के लिए दे रहे होते हैं ना, और ये उसकी है भी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एंटी स्पास्मोटिक फॉर द इरिवर्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, फार्मर विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आपके पास आया है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी। ऑप्शन में एट्रोपिन भी है और ट्रॉलीडॉक्साइन भी है। अगर मतलब पॉइजन जो है वो मालूम है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, तो उसके सिम्टम्स से पता चलता है, तो इसको सिम्टम रिवर्सल के लिए अगर देते हैं प्रोटीन, लेकिन अगर स्पेसिफिकली करना है उसको तो ट्रीट करते हैं। हाँ, अब जो मैंने जो आपको कहा है कि फार्मर आया है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साथ, तो अब आप उसे क्या दोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। और है दोनों चीजें आपके पास, ट्रॉलीडॉक्साइन भी है, एट्रोपिन भी है। नहीं, आपने उसके सिम्टम को रिवर्स करना है, एट्रोपिन देना है। एट्रोपिन इज ग्रेटर देन ट्रॉलीडॉक्साइन। एट्रोपिन आप देंगे, उसके सिम्टम रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, सिम्टम रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे तो आपको एंटीडोट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार एट्रोपिन दिए जा रहे हो, सिम्टम उसके रिवर्स नहीं हो रहे, फिर आपने एंटीडोट देना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इफेक्ट करता है, ठीक है, सीओपीडी एस्थमा के पेशेंट में देते हैं। ड्यूरेशन में टायोट्रोपियम इज ग्रेटर देन इप्राट्रोपियम में, ठीक है। उसके बाद है स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन किस में देते हैं, कहाँ पे इफेक्ट कर रहा होता है, आपके सीएनएस में इफेक्ट कर रहा होता है, और ये क्या काज करता है, सॉरी, किसकी ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं, मोशन सिकनेस की ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं। अब इसे याद कैसे रखना है, मोशन सिकनेस आपने याद रखना है कि बंदा चलते हुए आइसक्रीम का स्कूप खा रहा है, स्कोपोलामीन से आइसक्रीम स्कूप, और मोशन मतलब चलते हुए आइसक्रीम का स्कूप लेना। अब इसके साथ दो तीन चीजें और आती हैं, एक है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में आपने क्या देना है, पायरीडॉक्सिन। सुबह हमेशा प्यारी होती है ना, तो सुबह से याद रखो, मॉर्निंग पायरीडॉक्सिन। उसके बाद आता है माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस को याद रखना है आपने कि एक पहाड़ है जिसका नाम है एसिटाजोलामाइड। तो माउंटेन सिकनेस में क्या होगा, एसिटाजोलामाइड। इसके बाद है एयर सिकनेस। एयर सिकनेस को आपने याद रखना है कि हवा में साइकिल चलाना, साइक्लिजीन। हो गए ये चारों चीजें। अच्छा, अल्फा टू एगोनिस्ट देखो, इनमें क्या आता है हमारे पास, अल्फा मिथाइल डोपा। ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में देते हैं, और एडवर्स इफेक्ट इसका है, डायरेक्ट कुम में पॉजिटिव आता है, हिमोलिसिस, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस और हाइपरप्रोलेक्टिनीमा। उसके बाद है टिनिसिडीन। टिनिसिडीन रिलीफ ऑफ स्पास्टिसिटी करती है, और एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है हमारे पास, हाइपोटेंशन, वीकनेस और जीरोस्टोमिया। एक मिनट आसान हो जाए।
अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। चलो, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में देखो फिनॉक्सीबेंजामीन, इसने क्या करना है, इरिवर्सिबली ये एक्ट कर रहा होता है, और फियोक्रोमोसाइटोमा, इसका एप्लीकेशन क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज प्री ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट द कैटाकोलामिन हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद है फेंटोलामिन। फेंटोलामिन ने क्या करना है, इसका एक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, गिवन टू द पेशेंट ऑन MAO इनहिबिटर्स, ठीक है, हु ईट टायरामीन containing फूड फॉर स्वेयर कोकेन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि सेकंड लाइन है। अब मुझे ये बताओ कि MAO इनहिबिटर सर्जरी के कितना दिन पहले हम स्टॉप कर देते हैं? वन वीक तक का है तो स्क्रीन का है 1 वीक। हाँ जी, 3 वीक्स पहले। इसे आपने याद रखना है एल्मी निमोनिक से, एल्मी, ठीक है। अब एल्मी के ए से क्या याद रखना है, एस्प्रिन। एस्प्रिन को 1 वीक बिफोर सर्जरी आपने स्टॉप करना होता है, ठीक है। उसके बाद है एल, एल से है लिथियम। इसके देखो दो सिरे मिला रही हूँ ना मैं, दो लाइनें हैं, ठीक है, तो उसे याद रखो 2 वीक बिफोर सर्जरी। एम, एम से क्या है हमारे पास, MAO इनहिबिटर, ठीक है, ये 3 वर्ड है, MAO, तो 3 वीक बिफोर सर्जरी। और ये 4 लाइनें, 1 2 3 4, ई से, ठीक है। ई से क्या है हमारे पास, ईस्ट्रोजन पिल्स। तो ईस्ट्रोजन पिल्स को आपने 4 वीक बिफोर सर्जरी स्टॉप करना होता है। ए से है एस्प्रिन, एस्प्रिन को स्टॉप करना है 1 वीक बिफोर सर्जरी। एल, एल से है लिथियम। कैसे याद रहेगा, लिथियम एल लिखने के लिए हमें दो डंडे मिलाने पड़ते हैं ना, दो लाइनें लगानी पड़ती हैं, तो 2 वीक बिफोर सर्जरी। उसके बाद है एम, एम से है MAO इनहिबिटर्स, ठीक है। ये 3 वर्ड है, 1 2 3, तो 3 वीक बिफोर सर्जरी आपने स्टॉप करना है। उसके बाद है हमारे पास ई, ई 4 वीक बिफोर सर्जरी आपने स्टॉप करना है। सेमी 4 वीक वाला क्या है, ईस्ट्रोजन पिल्स। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया था एसिटाजोलामाइड का, एसिटाजोलामाइड है क्या भला, जो मैंने कहा माउंटेन से याद रखना है आपने? डायरेक्ट कार्बोनिक ठीक है, ये कहाँ पे एक्ट करते हैं? वेरी गुड। और लूप डायूरेटिक कहाँ पे एक्ट करेंगे? ठीक है। और थायराइड डायूरेटिक कहाँ पे एक्ट करते हैं? DCT, ठीक है। और पोटेशियम स्पारिंग जो है वो कहाँ पे एक्ट करेंगे? ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पे। और ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहाँ पे एक्ट करते हैं? PCT, गुड। ये सारा आपका कवर हो गया। जिसे नहीं आता वो मार्ट नमोनिक से याद कर ले। मैं अक्सर भूल जाया करती थी, मैंने मार्ट से किया था। माल्ट, मैनिटोल और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ए से एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। ये दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे ये दोनों एक्ट करेंगे, मैनिटोल भी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी। उसके बाद है लूप डायूरेटिक, वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थायाजाइड डायूरेटिक, तो वो कहाँ एक्ट करेंगे, ये एल से लूप डायूरेटिक हो गया, टी से थायाजाइड डायूरेटिक, वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, यहाँ एंड पे, DCT।
एसिटाजोलामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कार्बोनिक एंजाइम को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। हाइड्रोजन आयन की सेक्रीशन कर रहा होता है, हाइड्रोजन की सेक्रीशन कर रहा होता है, ठीक है। चलो आगे। मैम आपने अभी सिंपैथोमाइमेटिक्स और इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स कवर करवाए हैं? हाँ, जो यहाँ पे थे ये सिंपैथेटिक वाले सिंथेटोलिटिक किए हैं हमने। माइमेटिक्स अभी आएगा। हाँ जी, वो आ गया। ठीक है। अच्छा देखो, बीटा ब्लॉकर्स में देखो, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसमें एक्शन क्या है कि ये डिक्रीज करता है एवी कंडक्शन वेलोसिटी को, क्लास 2 एंटी एरिथमिक्स है, ठीक है। और एग्जांपल क्या है उसमें, मेटोप्रोलोल आता है और इस्मोलोल आता है। हार्ट फेलियर में ब्लॉकेज ऑफ न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस, प्रिवेंशन ऑफ डेलिटोरियस कार्डिक रीमॉडलिंग, उससे क्या होगा, डिक्रीज मोर्टेलिटी। अब इसमें क्या आता है, बिसोप्रोलोल आता है, कार्विडिलोल आता है, मेटाप्रोलोल, ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, इनका एक दफा आया हुआ है। इसके अलावा फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर इनहिबिट करते हैं किसे इनहिबिट कर रहे हैं, फास्फोडाइएस्ट्रेज को, ठीक है। और क्या, विच कैटालाइज, जो कि कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी को और साइक्लिक जीएमपी को, एंड देयर बाय इंक्रीज साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी। दीज इनहिबिटर हैव वेरिंग स्पेसिफिसिटी फॉर किसके लिए, फास्फोडाइएस्ट्रेज आइसोफॉर्म के लिए, एंड दस हैव डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस। अब इसके यूजेस देखो क्या है। सबसे पहले है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफा पूछा भी हुआ है। थियोफाइलिन किस चीज को रोक रहा होता है, एरिथ्रोपोइसिस को। और एडवर्स इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन क्या है, जीआईटी 45 का कार्डियोटॉक्सिक है। और न्यूरोटॉक्सिक है, दोनों है, कार्डियोटॉक्सिसिटी भी काज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो क्या है, डिक्रीज करता है साइक्लिक एएमपी हाइड्रोलिसिस को, इंक्रीज करता है साइक्लिक एएमपी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करेगा, उससे क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन इसने करनी है। क्लिनिकल यूज क्या है, सीओपीडी और एस्थमा में देते हैं। देखो ये है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहे हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी जैसे टेकिकार्डिया एरिथमियास काज करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं जिसमें सीजर होगा, हेडिक होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा आता है कि एंजाइना इज वर्सन बाय, तो वो भी आपका यही है, थियोफाइलिन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द थियोफाइलिन क्या है, सीजर्स। लेकिन अगर नौजिया और सीजर दिया हो तो फिर आपने किसे चूज करना है, फिर आपने नौजिया को चूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आता है कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन एंड नाइट्रेट, मतलब दोनों के, थियोफाइलिन के भी और साथ में नाइट्रेट के भी, तो वो क्या काज करेंगे, टेकिकार्डिया काज करते हैं। नेक्स्ट देखो, सिल्डेनाफिल विल्डेनाफिल वगैरह, ये क्या करते हैं,
अच्छा, इनका मोस्ट कॉमनली जो सिल्डेनाफिल का साइड इफेक्ट है ये करता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, डिक्रीज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी, इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी, इंक्रीज होगा स्मूथ मसल रिलैक्सेशन बाय इनहेंसिंग द नाइट्रस ऑक्साइड एक्टिविटी, पल्मोनरी वेसोडाइलेशन करेगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द कॉर्पस केवर्नोजम और फिल करता है पीनस को। और इसे किस में देते हैं क्लिनिकल यूजेस, एरेक्टाइल डिसफंक्शन में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, और बीपी और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, फेशियल फ्लैशिंग करेगा, हेडिक करेगा, डिस्पेप्सिया, हाइपोटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन करता है। और इसका एक और आता है कि सेल्डिनाफिल को आपने बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं देना होता, क्यों, क्योंकि ये सीवियरली हाइपोटेंशन काज करता है, हॉट एंड स्वेटी, देन हेडिक, हार्टबर्न, और हाइपोटेंशन सेल्डिनाफिल ओनली, साइनोपिया, ब्लू टिंटेड वीएल वाया इनहिबिशन ऑफ, इसकी इनहिबिशन करेगा फास्फोडाइएस्ट्रेस 6 इन रेटिना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी और उसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले है एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन की पॉइजनिंग में क्या दे रहे होते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ये देखो लिखा हुआ है एट्रोपिन इज ग्रेटर देन प्रेलाइडोक्साइन। एंटी मस्करेनिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट वो कौन से हैं हमारे पास, फाइब्रोस्टिग्मिन, जो कि क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, कंट्रोल हाइपरथर्मिया। अब इसे कैसे याद रखेंगे, फाइजो है कि पायरिडो है, तो इसे याद रखो, जो फाइजा है, फाइजा एक बंदे की मिसेज है, वो उसका हर वक्त दिमाग खाती रहती है, दिमाग खाने से याद रखना है क्या, क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, फाइजोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है हमारे पास आर्सेनिक। आर्सेनिक में क्या देते हैं, डाइमर कैप्रोल। बेंजोडाइजेपिन में क्या देंगे, फ्लूमाजिनेट, ये सारे उसके एंटीडोट है। बीटा ब्लॉकर में क्या देते हैं, एट्रोपिन, ग्लूकागॉन और सिलाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड में 100% ऑक्सीजन या फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। कॉपर की पॉइजनिंग में क्या देते हैं आप, पैनी, पैनी मतलब पेंसिलामीन, ट्राइंटाइन। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सी कोबालामीन देंगे, नाइट्रेट देंगे, सोडियम थायोसल्फेट देंगे। हेपरिन, हेपरिन की ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, प्रोटामीन सल्फेट दे रहे होते हैं। अगर आयरन ओवरलोड हो गया तो उसमें क्या देंगे, डिफिरॉक्सामीन देंगे, डिफिरॉक्सीरॉक्स या फिर डिफिरिप्रोन। लेड पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें क्या देते हैं, पेंसिलामीन देंगे, कैल्शियम डाइसोडियम या फिर ईडीटीए दे रहे होते हैं, डाइमर कैप्रोल दे रहे होते हैं। सिक्किमर या करेक्ट लेड पॉइजनिंग बाय पीट्स पेशेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मर्करी। मर्करी में क्या दे रहे होते हैं, डाइमर कैप्रोल। मेट हीमोग्लोबिनीमिया। मेट हीमोग्लोबिनीमिया में क्या देते हैं, मिथाइलिन ब्लू, एम से मेट हीमोग्लोबिनीमिया और एम से मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट है मेथोट्रेक्सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथोट्रेक्सेट में क्या देते हैं, एंटीडोट ल्यूकोवोरिन। नेक्स्ट है ओपियाइड। ओपियाइड में क्या दे रहे होते हैं, नेलोक्सोन। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में क्या देते हो, Na8CO3, अल्कलाइनेशन ऑफ यूरिन करते हो और साथ में डायलिसिस। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उनमें उनकी पॉइजनिंग में भी क्या देते हो, Na8CO3 स्टेबलाइजिंग कार्डिक सेल मेम्ब्रेन। और वारफरिन की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो क्या देना है, विटामिन के, जो कि डिलेड इफेक्ट शो करता है। पीसीसी, प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कंसंट्रेट या फिर एफएफपी, इमीडिएट इफेक्ट के लिए। अगर पूछें कि इमीडिएट इफेक्ट के लिए क्या देना है वारफरिन रिवर्सल के लिए, तो एफएफपी देना है। अगर डिलेड इफेक्ट लेना है तो उसमें क्या है, विटामिन के इंजेक्शन। अच्छा, आगे देखो, कोरोनरी वेसो स्पैज्म, उसमें क्या देते हैं, कोकेन देते हैं, एम्फिटामिन, सोमाट्रिप्टिन, एर्गोट अल्कलाइड। केस इसका नमोनिक है, CASE। कोरोनरी वेसोस्पाज्म में केस देना है, कोकेन, एम्फिटामिन, सोमाट्रिप्टिन, एर्गोट अल्कलाइड।
नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटेनियस फ्लेशिंग। क्यूटेनियस फ्लेशिंग में क्या देते हैं, वेंकोमाइसिन देंगे, एडिनोसिन देंगे, नियासिन देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इकाइनो कैंडिन्स या फिर नाइट्रेट्स वगैरह। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या देते हैं, डी से डायलेटेड, डी से डॉक्सोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, डेनोरुबिसिन, प्रिवेंट विथ डेक्सराजोसिन और टेरेस्ट्रीजुमाब। नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्स डी पॉइंट, एजेंट दैट प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। उसमें क्या क्या देंगे आप, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए से क्या है, एंटी एरिथमियाज, कौन से, क्लास 1A एंड क्लास 3। बी में क्या है, एंटीबायोटिक जैसे मैक्रोलिड्स हैं और फ्लोरोक्विनोल्स। ठीक है, सी से क्या है, एंटीसाइकोटिक, डी से एंटी डिप्रेसेंट, ई से एंटी इमेटिक ओडेंस्टिरॉन और एफ से क्या देते हैं, एंटी फंगल फ्लुकोनाजोल। अब ओडेंस्टिरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 5-HT3 एंटेगोनिस्ट। इसके अलावा पूछते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर, जो हमने अभी पढ़े हैं ऊपर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी को टू 5-AMP। अच्छा, आगे है ड्रग जो कि गायनिकोमेस्टिया काज कर रही है। कौन कौन सी ड्रग है, उसमें कीटोकोनाजोल आती है, सिमिटिडिन आती है, स्पाइरोलेक्टोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर और 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। ये याद रहते हैं तो ये कर लो, वरना ये निमोनिक दिया हुआ है यहाँ से याद कर लो। डिस्को मूवी, डी से डाइजॉक्सिन, आई से आइसोनियाजिड, एस से है स्पाइरिनोलेक्टोन, सी से सिमिटिडिन, के से है कीटोकोनाजोल, ओ से ईस्ट्रोजन और एम से है मेट्रोनाइडाजोल और वी से विरापामिल। इसमें ओ मूवी का ओ और ई जो है वो साइलेंट है, वो याद करो या ये एक ही बात है, जो मर्जी याद हो रहे। हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस में क्या है, कैरियल एजेंट, काजिंग एजेंट, वो है सर्म्स, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रीअपटेक मॉड्यूलेटर्स। उसमें क्या आता है, टमॉक्सिफिन, क्लोमिफिन और रिलॉक्सिफिन। टमॉक्सिफिन किस में दे रहे होते हैं, प्री मेनोपाजल में कि पोस्ट मेनोपाजल में, प्री मेनोपाजल में। और जो रिलॉक्सिफिन है वो आप देते हो पोस्ट मेनोपाजल में। से याद कैसे रखना है, जो पोस्ट मेनोपाजल मोमेंट जो है वो बूढ़ी होती है तो वो रोला डालती हैं, तो बूढ़ी औरत और रोला डालने से याद रखना है रिलॉक्सिफिन, और प्री मेनोपाजल में टमॉक्सिफिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। कौन काज करता है, ये हमने कल पढ़ा था। हाँ वो तो ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसी, उसमें एजेंट कौन सा होता है, वो जहाँ पे क्लीन का बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने कहा था इस क्लीन के बोर्ड से याद रखना है, सी से क्लिंडामाइसिन, पढ़ा नहीं था, क्लिंडामाइसिन। Scanthay two dose of clindamycin या एंटीबायोटिक यूज की वजह से हो रहा होता है psoriasis colitis। इसके अलावा क्या है, एम्पिसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है और फ्लोरोक्विनोल्स और पीपीआईज। और इसे ट्रीट कैसे करते हैं आप, और वैंकोमाइसिन। और जो स्वीडन केस है उसमें क्या देंगे, नॉर्मल केसेस में क्या देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे पीपीआई स्कीम है, जब हमने जीआईटी का खाया था तो आपको बताया था पीपीआई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।
potassium ATPA pump. अच्छा नेक्स्ट है ड्रग रिएक्शन हीमाटोलॉजिकल इफेक्ट जो उसके आते हैं। सबसे पहले एक ग्रेनुलोसाइटोसिस किसकी वजह से होगा? डेक्सोन यूज की वजह से, क्लोराफेन, कार्बामाजिपिन, प्रोपाइल थायोलिसिन, मेथीमाजोल, बेंजाइक्लोबिड या फिर कॉन्टिसिन। सबने क्या करना है? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करनी है। ये प्लास्टिक है। कौन सा करता है? कार्बामाजिपिन, मेथीमाजोल, एसिड, बेंजीन, क्लोरोफेनिकोल और प्रोपाइल थायोलिसिन। डायरेक्ट होम टेस्ट होम हेमोलिटिक एनीमिया वो कौन काज करता है? पेनिसिलिन है, निटाइड्रोपा और सेफ्लोस्पोरिन। इसके अलावा जिंजवल हाइपरप्लेजिया कौन काज करेगा? फेनिटोनिन। ठीक है। और ये एस्प्रिन दिया है। एस्प्रिन का मतलब स्टमक एक्शन है। थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट करता है। ठीक है। जो एस्प्रिन है ना ये बहुत ज्यादा मतलब इसके डाइवर्स एक्शन है। एक तो ये भी है, दूसरा और देखो एस्प्रिन ने फीवर को कैसे डिक्रीज करना है? कौन सा मैकेनिज्म से ये डिक्रीज करता है? दूसरा ग्लैंडिन को। ठीक है। दूसरा एस्प्रिन ने क्या करना है? इनहिबिट करना है थ्रोम्बोक्सिन A2 को। तीसरा अगर आप दे रहे हो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एस्प्रिन थेरेपी का तो फिर इसमें क्या करना है? फिर भी इसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 को ही इनहिबिट करना है। एमआई में इसका एक्शन क्या होगा एस्प्रिन का? वहां पे भी थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस में भी इनहिबिट करता है एमआई। ठीक है। लेकिन अगर आप लो डोज सैलिसाइलेट या फिर एस्पिरिन दे रहे हो प्रोपाइलेटिक थेरेपी सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो फिर क्या करेगा? जितने भी ये आपके केसेस आते हैं एमआई के आते हैं जो भी आएगा हर जगह पे एस्पिरिन में थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो एस्पिरिन है इसमें क्या करना है? रिवर्सिबली इनहिबिट करना है साइक्लोसिस में पार्ट दोनों को इनहिबिट करना है COX-1 को भी COX-2 को भी। अच्छा अगर तो टॉक्सिसिटी हो गई है एस्पिरिन की तो फिर क्या होगा? कौन कौन से सिम्टम? क्या होगा बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का करवाता है, हम्म, गास्ट्राइटिस का करवाता है, गैस्ट्रिक अल्सर। देखो सबसे पहले कानों में घंटियां बजेंगी, टिनाइटस। उसके बाद आपकी सांसें चढ़ जाएंगी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। फिर क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर होगा कोमा और फिर होगा डेथ। सबसे पहले कानों में घंटियां बजेंगी, फिर सांस चढ़ेगी, उसके बाद होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा और फिर डेथ। फिर ठीक से याद रखना। ठीक है। लेकिन अगर आपको सिनेरियो में दिया हो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी, फिर आप किसे चूज करोगे? हाँ सबसे पहले अल्कलोसिस। अल्कलोसिस को आपने चूज करना है। अल्कलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपने अल्कलोसिस को ही चूज करना है। ठीक है। अच्छा वो किस तरह मतलब ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। आपने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को पहले चूज करना है क्योंकि वो पहले होता है। पहले रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जी हाँ
इसका नाम पूरा फिलहाल प्रेफरेंस ऑर्डर याद रख लो, इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो मैं बाद में आपको समझा दूँ। अभी वैसे भी 2 पेजेस रह गए हैं, ये कर लो, मैंने भी ड्यूटी पे जाना है। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म है वो फिर मैं आपको समझा दूँ। अच्छा, हमने मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट पढ़ा, कौन सा था? ल्यूकोवरीन, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग रिएक्शन विद द eosinophilia एंड सिस्टेमिक सिम्पटम्स। तो उसमें क्या आते हैं, पेनिकाइन आता है, कार्बोमाटिकिन आते हैं और माइथोसाइक्लिन, साथ में सल्फाट्रिप्स, एनोफ्यूरानोल और वेरिकोमाइसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करते हैं क्लोराम्फेनिकोल। रेड बेबी सिंड्रोम कौन कॉज करते हैं? वेरी गुड, वेरिकोमाइसिन, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हेमोलिसिस इन G6 डेफिशिएंसी। वो कौन सल्फा ड्रग हमने कई बार पढ़ा, नैप्सोन पढ़ा, प्राइमाक्विन है, एस्पिरिन है, नाइट्रोक्लोराइड है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो कौन काज करता है, हमारे पास हाइड्रोक्सीयूरिया, पेनिटाइन, मेथोट्रेक्सेट, सल्फाट्रिप्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यहाँ पे नंबर लिखो, हेडक्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या हेडक्वार्टर थायराइड, जो देख रही हो। ये आपका निमोनिक जो है ना, इसके सीरीज में ये चल रहा है। वो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, हेपारिन इज ग्रेटर देन कोलिन इज ग्रेटर देन थायराइड। बाकी ये वेलकोमाइसिन बेंजोएट याद रखने सकते हो, लेकिन जो आपकी एक्सी सीरीज है उसमें यही चल रहे हैं, हेडक्वार्टर थायराइड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड म्यूकस। कौन काज करेगी, हाइड्रोलासिन, प्रोपेनामाइड और प्रीनिडिन। जिनवल हाइपरप्लेजिया कौन काज करती है, पेनिटाइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साइक्लोहेक्सोन। गुड, तीनों ये जो है कर दिया। हाइपरग्लिसिमिया या गाउट तो कौन काज करता है, पायरासिनामाइड, थायराइडाइलेटिक, फुरोसमाइड, नियासिन और साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जीएनआरएच एगोनिस्ट, एरोमेटिक इनहिबिटर, एंटीकन्वल्सेंट, हेपरिन और पीपीआर। फोटोसेंसिटिविटी, फोटोसेंसिटिविटी से आपने नमूने क्या रखना है, सेट और फोटो आपके रखी वाला में लिखे क्या है मैंने, ठीक है। उससे याद रखो, एस से क्या है सल्फोनामाइड, ए से अमिट्रोन, टी से है टेट्रासाइक्लिन और फोटो फोटो के एस से 5 फ्लोरोयुरासिल। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन को हम आपसे आपने पढ़ा टेट्रासाइक्लिन, तो ये क्या कर करेगी, डिस्कन्वेशन। पार्किंसन लाइक सिंड्रोम, काफी एजेंट कौन सा है हमारे पास, एंटीसाइकोटिक और मेटोप्रोग्रामाइड। और कॉकमेल रिजिडिटी ऑफ द आर्म काज करती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन काज करते हैं, प्लांटिनियम एजेंट, 6 प्लांटिन, आइसोनियासिड, विनक्रिस्टिन, एक्लिटैक्सिल, फेनिटाइन। हेमरेजिक सिस्टाइटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ इसका आया है हेमरेजिक सिस्टाइटिस का। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वो कौन काज करता है, डाययूरेटिक है, एसिड है, पेनिसिलिन है और सेफ्लोस्पोरिन, पीपीआई, सेफेम्पिसिन, सल्फाटर। ड्राई कफ मशहूर है समाना एसी इनहिबिटर, ड्राई कफ काज करते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस किसकी वजह से होगा, मेथोट्रेक्सेट, नाइट्रोक्लोराइड, लियोमाइसिन, बुसल्फोन और अमिट्रोन। एंटीमस्करेनिक उसमें क्या एट्रोपिन है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, H1 ब्लॉकर और एंटीसाइकोटिक। नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी ये कौन काज करते हैं, लूप डाययूरेटिक काज करेंगे, सिस्प्लांटिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम्फोटेरिसिन और वेंकोमाइसिन। अच्छा, नेक्स्ट P450 इंड्यूसर और इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपने पहले याद किए हुए हैं, ये यहाँ से याद करो, आपकी मर्जी, वरना वो नमोनिक जो था आपका sigface.com और क्रैप जीपीएस। sigfaces.com सोडियम वेलपोरेट है, एसोनियासिड है, सिमिटिडिन है, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, अल्कोहल और क्लोरोफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमिप्राजोल, मेट्रोनाइट्राजोल और ग्रेप्रोल। जबकि इंड्यूसर कौन से हैं हमारे पास, टैप जीपीएस,
कार्बामाजिपिन, रेफेम्पिसिन, अल्कोहल, फेनिटाइन, ग्रेसोप्टेनिन और फिनोबार्बिटोन और सल्फोनाइड यूरिया। ये याद करो, आपकी मर्जी बना, यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ, इधर तो सेम ही दिया हुआ है, प्लीज कम व्हेन आई एम रियली ग्रेट फ्रूट जूस। ठीक है। अच्छा, सबस्ट्रेट्स का याद रखो, उसमें क्या है, थियोफाइलिन है, ओसीपी है और एंटी एपिलेप्टिक है और साथ में वार्फिन है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कुछ एंटी माइक्रोबियल बताई है, जैसे कीटोकोनाजोल है, वो क्या करती है, एल्कोस्टिरोल सिंथेसिस इनहिबिटर है, टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन में क्या आता है हमारे पास, फ्लोरोक्विनोनोल्स आते हैं और सिस प्लांटेनियम कंपाउंड का बना है, ये क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक है, एडिपोसाइड का आया हुआ है, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, डॉक्सोरोबिसिन, एथ्रासाइक्लिन और पेक्लिटैक्सिन्स। 5-HT3 एगोनिस्ट कौन सा है, सोमाट्रिप्टिन है, बेंजोडाइजेपिन में डायजेपाम और एल्प्राजोलम। MAO इनहिबिटर कौन सा है, सेलिचिनिन। थ्रोम्बोलिटिक का पूछा हुआ है, उसमें क्या आता है, एल्टीपेज, ये आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, एंडोलिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अल्फा 1 ब्लॉकर क्या है, प्राजोसिन, इसका एक पूछा हुआ है, अल्फा 1 ब्लॉकर का प्राजोसिन। बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, एल्ब्यूटेरोल है, एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर कौन सा है, नियोस्टिग्मिन है, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बेथनिकोल। अच्छा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन से है आपका, ओमेप्राजोल है, पीपीआई। अच्छा, 5-HT3 ब्लॉकर ये क्या है, ओडेंस्टिरोन है और H1 एंटागोनिस्ट लोराटाडीन, H2 एंटागोनिस्ट इमिडिपिन और एरोमाटेज इनहिबिटर ये है एनेस्टाजोल। और ये एरोमाटेज इनहिबिटर दे रहे होते हैं आप पोस्टफिनोपार्बिन। अच्छा, चलो आज तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कल अब हमने जो बात की, जितने भी चैप्टर्स हैं वो, और मैं वो निकाल देती हूँ आपसे पढ़ेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ओडेंस्टिरोन को ओडेंस्टिरोन और मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो आपकी अगर कीमोथेरेपी हुई है तो उसमें क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है, ओडेंस्टिरोन दोगे या फिर मेटोक्लोप्रामाइड दोगे? हाँ, ओडेंस्टिरोन देते हैं, एंटीएमेटिक जो आप प्रेफर करते हो कीमोथेरेपी में, ओडेंस्टिरोन, ठीक है। कीमोथेरेपी और प्रेगनेंसी में भी आपने ओडेंस्टिरोन देना है, मेटोक्लोन नहीं देना। अच्छा, वो कौन सी ड्रग है जो इंक्रीज करती है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर टोन को और फिर इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक एम्पटी को, ओडेंस्टिरोन या फिर मेटोक्लोप्रामाइड? मेटोक्लोप्रामाइड। ओडेंस्टिरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंटागोनिस्ट है कि एगोनिस्ट है? एंटागोनिस्ट है, ठीक है, गुड, एंटागोनिस्ट है। अगर डायबिटिक पेशेंट आया है ब्लॉटिंग के साथ और विद गैस्ट्रोपेरेसिस, तो उसमें आपने किसे प्रेफर करना है, ओडेंस्टिरोन को या मेटोक्लोप्रामाइड को? वेरी गुड, मेटोक्लोप्रामाइड को आपने प्रेफरेंस देनी है। अब एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, ये वो सारा कुछ ना हम कल इंशाल्लाह, बाकी मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एंड पे जितने ये दिए हुए हैं फार्माकोकाइनेटिक, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे फार्माकोलॉजी दी हुई है वो डेफिशिएंट है, फिर वहां से कवर करेंगे हम बाकी चैप्टर्स से, ठीक है। टेस्ट कब देना है? माइक्रो का टेस्ट कब देना है बच्चों? माइक्रो का टेस्ट, माइक्रो पहले कुछ कहता है ना। अच्छा, क्या लेते हैं, कंप्लीट